Hi guys, this is me, ACCA, CSCA, CSA, Meenakshi Barwani, and we are going to discuss about IAS 19 employee benefit. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है स्टैंडर्ड में, जबकि देखा जाए तो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल स्टैंडर्ड. एम्प्लॉय बेनिफिट स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट टू थिंग्स. One is the short term benefits which employees get, ठीक है, and the other one is the long term benefits. देखो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे, उसकी सैलरी, बोनस, कमीशन, जो भी उसको रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है. तो ये तो सारे एम्प्लॉयज़ के नॉर्मल खर्चे, ये आप ऑलरेडी 11-12 स्टैंडर्ड में डील कर चुके हो. इसका बड़ा सिंपल सा एंट्री आप करोगे, इधर सैलरी या फिर वेजेस या बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़, क्रेडिट कैश, बैंक, व्हाटएवर यू डू, ठीक है. ये आपकी बेस लेवल पे एंट्री हो गई. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जो IAS 19 डील कर रहा है. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है? एक एम्प्लॉय है जो हमारे पास अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है और हम उसको कहते हैं तुम जब 20 साल बाद, 25 साल बाद जब तुम रिटायर होगे तो हम तुमको इतना पेमेंट करेंगे, राइट. अभी 20 साल बाद क्या सिनेरियो होगा और उसको 20 साल बाद लमसम पेमेंट करेंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हम रिजर्व्स बनाएंगे, प्रोविजंस बनाएंगे, क्या करेंगे, उसको लेकर ये पूरा स्टैंडर्ड है. तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में दो तरह के हमारे कमिटमेंट्स होते हैं. See, first though we are talking about here gratuity, pension fund, etc. ठीक है. बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है, पेंशन फंड में थोड़ा एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, थोड़ा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और वो टोटल मिला के जितना भी फंड इकट्ठा होगा आपको दे देंगे. इसको कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन. मैं एम्प्लॉय को बोलती हूँ मेरा कोई हेडेक नहीं है, तुमको कितना अमाउंट मिलेगा वो तुम्हारी किस्मत है, मैं तो तुम्हारी सैलरी का 10% तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट करूंगी और उतना ही अमाउंट मैं भी 10% मिलाऊंगी और एक फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा. अब जब तुम रिटायर हुए तब ये अमाउंट की क्या वैल्यू है, उसमें से तुम्हें जो भी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसको मैंने दिया है, वो तुम्हें पेंशन का अमाउंट देती जाएगी. नाउ दैट कैन वेरी, दैट कैन बी 15,000 अ मंथ और 40,000 अ मंथ और 50,000 अ मंथ, एंड आई एम नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट दिस. वो तुम्हारी किस्मत. तो मतलब मैंने अपनी पूरी ऑब्लिगेशन हटा दी वो पैसा डाल के फंड में. तो मैंने जैसे ही 10% कॉन्ट्रीब्यूट किया, मैं ऑब्लिगेशन इज ओवर. तो इसका भी सेम एंट्री होगा, कोई डिफरेंस नहीं है. एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ठीक है, क्रेडिट कैश, ये हाथों हाथ गया एंड माई ऑब्लिगेशन इज ओवर. सो आई डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस. प्रॉब्लम कहाँ आती है एंड जिसके लिए मेन IAS 19 है, दैट इज डिफाइंड बेनिफिट्स. तो डिफाइंड बेनिफिट्स में मैं बोलती हूँ कि देखो, तुम जब रिटायर होगे तब तुम्हारी जितनी सैलरी होगी, से फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी सैलरी रिटायरमेंट डेट पर, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी बाय नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड, यू हैव सर्व्ड डिवाइडेड बाय 60. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये फॉर्मूला लगे, यू कैन अप्लाई एनी फॉर्मूला. बट यहाँ पे द क्रक्स मैं आपको कमिट कर रही हूँ एक अमाउंट कि इतना अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा. इसका मतलब तुम्हारे लिए जो मैंने फंड में पैसा इकट्ठा किया है, अगर वो कम पड़ गया तो मुझे अपनी जेब से तुम्हारे रिटायरमेंट पे निकालना पड़ेगा पैसा ताकि तुम्हें इतना अमाउंट मिल जाए. अगर पैसा ज़्यादा हो गया तो वो मेरी सेविंग्स है. सो आई विल हैव टू क्रिएट अ फंड हियर. सो डिफाइंड बेनिफिट में यू आर क्रिएटिंग अ फंड, राइट. सो हो क्या रहा है, आपने एस्टिमेट किया कि मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं, सो फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस 100 एम्प्लॉयज़ विल रिटायर आफ्टर 20 ईयर्स और मुझे 20 साल के बाद उनको देना पड़ेगा 50,000 एवरी एम्प्लॉय को, राइट. सो उस केस में 50 लाख का मुझे फंड क्रिएट करना है. प्रेजेंट वैल्यू से क्रिएट करूंगी, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट फैक्टर, जिस तरीके से आप प्रोविजंस बनाते हो. तो मैं फंड क्रिएट करूंगी 50 लाख की प्रेजेंट वैल्यू का, जिसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट जाता जाएगा, राइट. लेकिन मुझे पता है कि मुझे 50 लाख देने हैं, तो मैं 50 लाख पूरे उठा के इन्वेस्ट नहीं करूंगी. रीजन बीइंग मार्केट की रेट अच्छी हो गई, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल गया, फंड में ज़्यादा पैसे आ गए. तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट मुझे वो पैसा निकालने नहीं देगी बिजनेस यूज़ के लिए, बिकॉज दिस इज अंडर एम्प्लॉय लॉस. अगर आपने ऐसा कोई फंड क्रिएट किया है, कंपनी किसी प्रॉब्लम में आती है, तो पता चला कंपनी ने सारा फंड निकाल दिया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड देन एम्प्लॉयज आर लेफ्ट विथ नो फंड. कंपनी बैंकरप्ट हो गई, एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं मिला, तो इससे आप विड्रॉ नहीं कर सकते. तो अगर मेरी ऑब्लिगेशन टू पे इज 50,000 सपोज, तो मैं फंड में इन्वेस्ट करूंगी, जिसको मैं कहूंगी मेरे एसेट्स, फंड एसेट्स, उससे कम, मे बी लेट्स से 40,000. मैं हमेशा उससे कम इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि मेरा पैसा फंस जाएगा. अगर ज़्यादा हो गया तो आई कैन नॉट विड्रॉ इट, सो दैट मनी इज ब्लॉक्ड. ऑफकोर्स देयर इज एन एसेट सीलिंग कॉन्सेप्ट जिसमें थोड़ा बहुत विड्रॉ कर सकते हो आप, दैट्स नॉट मच.
तो यहाँ पे ये फंड हमेशा मेरा रहेगा डेफिसिट में. आई कैन नॉट जस्ट क्रिएट अ प्रोविजन बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड अंडर द लीगल लॉज. मेरे को यहाँ पे पैसा कुछ साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. सो मेरा डेफिसिट यहाँ पे पॉजिटिव फिगर की तरह दिखेगा बिकॉज इन एवरी कंपनी देयर विल बी अ डेफिसिट, राइट. इस पे अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट फैक्टर होगा. अगर डेफिसिट है तो नेगेटिव इंटरेस्ट और अगर सरप्लस है तो पॉजिटिव इंटरेस्ट, राइट. सो यहाँ पर इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आएगा. सपोज 6% की रेट है तो 6% 10,000 का आ जाएगा, राइट. देन देर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट. व्हाट एग्जैक्टली सर्विस कॉस्ट? अब मैंने एस्टिमेट किया कि मेरे 100 एम्प्लॉय है, 50,000 देना पड़ेगा. अब साल के बीच में कुछ चेंजेस हुए जिसके कारण मुझे लगता है नहीं 50,000 नहीं, अब 60,000 देना पड़ेगा या अब 55,000 देना पड़ेगा. आई डिड दैट चेंज, आई मेड सम चेंज जिसके कारण मेरा पूरा एस्टिमेट चेंज हो गया. नए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आ गए, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई, व्हाट्सएवर. तो यहाँ पे आ जाएगा सर्विस कॉम्पोनेंट. सर्विस कॉम्पोनेंट इज द चेंज, मे बी से सपोज 300 का सर्विस कॉम्पोनेंट है, इज द चेंज विच इज ब्रॉट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, जिसके कारण आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है. तो ये आ गया मेरा सर्विस कॉम्पोनेंट. अब इसके एंड में आते हैं आपकी दो और चीज़ें. एक सेकेंड पॉज करना, मुझे बोर्ड की. सो वी वर एट नेट डेफिसिट बिकॉज दैट्स अ नॉर्मल सिचुएशन. सो नेट डेफिसिट चल रहा था हमारा 10,000 का. इस पे आया इंटरेस्ट एलिमेंट विच इज नथिंग बट बाइंडिंग अप ऑफ द इंटरेस्ट फैक्टर. हम डेफिसिट को हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं बिकॉज दैट्स अ नॉर्मल सिनेरियो. अगर सरप्लस हुआ तो उसको आप लिखोगे नेगेटिव में, यानी आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा और आपकी ऑब्लिगेशन कम है तो उल्टा चलेगा. इंटरेस्ट अगर इसके ऊपर है तो प्लस होगा और इसके ऊपर तो माइनस होगा. नीडलेस टू मेंशन. व्हाई? बिकॉज दिस वन इज फाइनेंस कॉस्ट एंड दिस वन इज एन इनकम. एक्चुअली आपका फायदा हो रहा है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रखा तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है इसके ऊपर, राइट. इंटरेस्ट कंपोनेंट के बाद आता है सर्विस कॉस्ट. मैंने आपको बताया आपने साल भर में कोई चेंजेस किए तो वो इधर आ जाएगा. क्योंकि सर्विस कॉस्ट मेरा खर्चा है, मेरा नुकसान है, तो डेफिसिट में वो ऐड होगा और एसेट में वो सरप्लस में वो माइनस होगा क्योंकि उल्टा जा रहा है. पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाएगा, राइट. सो कमिंग बैक टू दिस, सर्विस कॉस्ट के बाद आपका आता है बेनिफिट्स पेड एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड. कंट्रीब्यूशन मेड का मतलब आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके आ गए. अगर आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया तो आपका डेफिसिट कम हो जाएगा, सरप्लस बढ़ जाएगा. बेनिफिट्स पेड की कोई एंट्री नहीं होती है क्योंकि आप कोई एम्प्लॉय आज रिटायर हुआ, अब आप उसको बेनिफिट पे कर रहे हो तो आप थोड़े एसेट्स बेचोगे, उसी में फंड में से ही पेमेंट करोगे. एसेट्स बेचे, एसेट्स कम हो गए और ऑब्लिगेशन भी कम हो गई क्योंकि वो एम्प्लॉय तो गया, तो आपका नेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. मेरे एसेट्स कितने थे इधर, 50,000 की मेरी ऑब्लिगेशन थी और मेरे एसेट्स इन्वेस्टेड थे 40,000 के, राइट. इसमें से 10,000 कम हो गया, इसमें से 10,000 कम हो गया. पहले नेट ऑब्लिगेशन, नेट डेफिसिट कितना था, 10,000 वाज माय नेट डेफिसिट. नाउ हाउ मच इज द नेट डेफिसिट, 40 में से 30,000 गया, अभी भी 10,000 ही है. तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. इसके लिए बेनिफिट्स पेड की कोई एंट्री नहीं होती. अब इस सब चीज़ें होने के बाद सपोज इंटरेस्ट था 600 का, सर्विस कॉस्ट था 300 का, बेनिफिट्स हमने कंट्रीब्यूशन हमने 1000 के कर लिए, 10,900 माइनस 1000, ये मेरा आंसर होना चाहिए. दिस शुड बी आइडियली माई क्लोजिंग बैलेंस, पर नहीं, बोलता है क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 10,200 का. नाउ द क्वेश्चन इज ये 300 का डिफरेंस कहाँ से आया? तो मार्केट में स्टॉक प्राइसेस या जिसमें भी सिप फंड में आपने पैसा डाला है उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो गई. पर क्या आप अभी बेच रहे हो उन इन्वेस्टमेंट्स को? क्या अभी हाथों हाथ आपका नुकसान हो गया या फायदा हो गया? नहीं, ये तो जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तभी पे कर सकते हैं, उससे पहले तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकती. सो वी विल सेंड इट टू OCI क्योंकि ये अनअर्न्ड लॉस या अनअर्न्ड इनकम है, इसको कहेंगे रीमेजरमेंट कॉम्पोनेंट, राइट. एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का वर्थ. इन्वेस्टमेंट का वर्थ प्रैक्टिकली आपको कहाँ से पता चलता है? जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो भी आपका एम्प्लॉय बेनिफिट फंड हैंडल करी वो बता देगी कि सर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है नेट एसेट्स की वैल्यू इतनी है. ऑब्लिगेशन की वैल्यू आपको पता होगी, जो भी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट फैक्टर के बाद वैल्यू आ रही, यू गेट द नेट वैल्यू राइट हियर, राइट. इफ देर इज एनी डिफरेंस दैट्स जस्ट बिकॉज द इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट, उसकी वैल्यू या तो बढ़ गई है या तो घट गई है. So this was the base. For details, you can contact us at PFC Education. The contact number is 90010101199. You can also
Follow us on Instagram, which is PFC Education page. You can go to our website, which is www.pfceducation.com, or download our app from your app store by name of PFC Education. Thank you.